सर मुझे ये बताइए ना कि जो ये इंडस्ट्री है ना बॉलीवुड, मैं जानता हूँ कि आप थोड़ा सा उस पर कम बात करते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें जो फेम वाला जो ये है वो इसके अंदर कौन से ऐसे ग्रह या फिर नक्षत्र होते हैं जो प्रभाव डालते हैं? क्योंकि हम देखते हैं बहुत लोग किस्मत आजमाने आते हैं, पर यहाँ पे सरवाइव बहुत लिमिटेड लोग कर पाते हैं। तो ऐसी कुंडली में क्या नक्षत्र या ग्रह होते हैं जो आपको कंटिन्यू बनाए रखते हैं उस पोजिशन पर इस फील्ड में? देखिए, ये जो इंडस्ट्री है हर्ष, ये मार्स एंड वीनस प्रोमिनेंट इंडस्ट्री है। आपका मंगल बहुत पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि कमांडर पावरफुल नहीं है तो ये इंडस्ट्री तोड़ देगी आपको। क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर बेशक हूँ, लेकिन कूटनीति अच्छे से समझता हूँ, चाणक्य नीति पढ़ी है। क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिशियंस आते हैं, बिजनेस टाइकून आते हैं कुंडली दिखाने, तो होता है ना कि आपका एक एक्सपीरियंस कि आप लोगों को समझते हैं। हम्म। बट इस इंडस्ट्री में मैंने हम्म। सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स देखी है। जी। आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा सुन के कि जितना मैंने सेंटर में मैंने पॉलिटिक्स नहीं देखी, पार्टियों में नहीं देखी, उससे बड़ी राजनीति इस इंडस्ट्री में चलती है। अच्छा। और ये इस इंडस्ट्री में जीने नहीं दिया जाएगा आपको, और आप टूट जाएंगे अगर आपका मंगल स्ट्रांग नहीं है। हम्म। और अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो बेटर है कि या तो आप एंटर मत कीजिए, और फिर भी हिम्मत करना चाहते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को गुरु बना लीजिए जिसका मंगल स्ट्रांग है, ओके। और उसकी मानिए। हम्म। ऐसा नहीं कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह कमजोर हो गया है तो आप जिंदगी में राइज नहीं कर सकते। आपको किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जिसकी कुंडली में जो आपका ग्रह कमजोर है, वो उस व्यक्ति की कुंडली में सबसे ज्यादा पावरफुल हो, वो आपको हिम्मत दे सके कि भाई तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, एंड तुम कर लोगे। एंड वीनस, क्योंकि ग्लैमर की वाली इंडस्ट्री है, तो ये दो प्लैनेट्स एंड उनके जो नक्षत्रस हैं, मंगल के एंड वीनस के, तीन तीन नक्षत्रस, अगर ग्रह नहीं तो उनके नक्षत्रस प्रोमिनेंट होने चाहिए आपकी कुंडली में। अगर ये नहीं है तो आपको इस इंडस्ट्री में एंटर करना ही नहीं चाहिए। और करना है तो जो मैंने बताया कि इसके लिए आपको ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा, ऐसा कोई गुरु ढूंढना पड़ेगा। और मान लीजिए अगर आप आ भी गए, अगर आपको कामयाबी चाहिए, क्योंकि कुछ एक चीज़ें मैंने भी अभी देखनी शुरू की हैं जब से नेटफ्लिक्स आया है, तो कभी 2-3 महीने में एक आध सीरीज़ मैं भी देख लेता हूँ, अच्छी लगती हैं देखने में। एक देखी थी मैंने पीछे, अदरवाइज थोड़ा सा कम देखता हूँ मैं। तो मैंने एक चीज़ बहुत बढ़िया देखी कि आजकल के जो नए यंगस्टर्स आ रहे हैं, माय गॉड, माइंड ब्लोइंग, व्हाट ए काइंड ऑफ एक्टिंग दे आर डूइंग। पुराने लोगों को तो बहुत पीछे छोड़ गए हैं वो लोग, लेकिन पुराने कुछ लोग वो क्या कर रहे हैं, उनके जो पुराने जो हमारे लीजेंड्स हैं उनकी एक्टिंग करना शुरू कर दी है, कॉपी कर रहे हैं उनको। तो एक मैसेज है मेरा यहाँ पर, अगर बॉलीवुड वाले लोग सुन रहे हैं कुछ, एक कॉपी मत कीजिए किसी को। ट्राई टू नो योर सेल्फ, अपने आप को जानिए ना आप। कुछ आप खुद को जानिए कि आप हो क्या एक्चुअल में। आप वो दीजिए जो आपके अंदर है, और जो आपको खुशी भी दे कि भाई ये था मैं, और ये थी मैं, और ये मैंने लोगों को डिलीवर किया, इंस्टीड ऑफ कि यू कीप ऑन कॉपिंग समवन एल्स। एंड ताकि लोग आपके ऊपर तमगा लगा दें बाद में कि भाई ये महिला या व्यक्ति ये फलाने एक्टर एक्ट्रेस को कॉपी करता है, तो ये नहीं करना चाहिए लोगों को। हम्म। सर मुझे ये बताइए ना कि जैसे हम देखते हैं कि आउटसाइडर और इनसाइडर की बात काफ़ी होती है, यहाँ पर भी स्टार किड्स कहा जाता है और इन्हें आउटसाइडर्स कहा जाता है। इनकी कुंडली में आप क्या फ़र्क देखते हैं? क्योंकि जब वो, हालांकि दोनों की कुंडलियाँ बनती होंगी, लेकिन स्टार किड्स की कुंडली में आप क्या देखते हैं जो उनको मौके ज़्यादा मिलते हैं और जबकि आउटसाइडर्स के साथ वो चीज़ें कम होती है और उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है? हर्ष, हम ऐसे कहें तो ऐसे कह सकते हैं, निपोटिज्म ही कहना चाहेंगे आप। निपोटिज्म हम बॉलीवुड में ही क्यों कहते हैं हमेशा? एक इंडस्ट्रियलिस्ट, उसका जो बेटा है आगे, वो डेफिनेटली वो भी तो आगे बिजनेस टाइकून ही बनेगा, वो अपने पिता की आगे जो डायनेस्टी है उसको आगे तो लेके जाएगा। या कोई साइंटिस्ट है, उसका बच्चा भी तो आगे साइंटिस्ट बनता है। तो आगे सोचिए ना, ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। एक हमारे सितार वादक हैं, मैं नाम भूल गया, उनकी बेटी भी बहुत फेमस सितार वादक हैं। हम्म। उनका नाम क्यों नहीं लिया जाता है कि वो भी एक निपो किड है? क्या वो महिला, उन्होंने अपने जो पिता उनके सितार वादक थे, हम्म। तो क्या वो जबरदस्ती वो निपोटिज्म में चली गई? ऐसा नहीं, वो कोई ना कोई काबिलियत थी ना, तभी जी। तो गई। जी। अब एक अगर मान लीजिए बॉलीवुड में अगर कोई, हम्म। जिनको निपो किड्स कहलाया जाता है, घर में माता पिता हैं, उन बच्चों का सर्कल भी तो वही है ना। शाम को जो पार्टियां हो रही हैं घर में, हम्म। वो डायरेक्टर एक्टर और प्रोड्यूसर्स के बीच में ही तो हो रही हैं। जी। तो अगर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस मिलेगा तो उसी इंडस्ट्री का ही तो मिलेगा उन्हें, हम्म। बाहर का एक्सपोजर तो मिलेगा ही नहीं। तो कई बार मेरा ये क्वेश्चन खड़ा हो जाता है मेरे लिए कि भाई इन बच्चों को क्यों निपो किड कहते हैं? फिर निपो किड तो सभी लोग हो गए। हम्म। एक इंडस्ट्री वाला भी, बिजनेस टाइकून भी, सिंगर का बच्चा कभी ध्यान में ही नहीं रहता, और किसी साइंटिस्ट के बच्चे के ऊपर कभी ध्यान नहीं जाता। दुनिया में कितने ही सारे डोमेन हैं,
और ऑटोमोबाइल के इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, उनके बच्चे ऑटोमोबाइल जी। इंडस्ट्री में इतनी बड़ी महारत हासिल करते हैं, कोई उनको क्यों नहीं कहता कि भाई उनके फादर ने इतनी बड़ी डायनेस्टी बनाई थी ऑटोमोबाइल की और उन्होंने संभाली। धीरू भाई अंबानी की अगर हम बात करें तो उनके आगे बच्चे भी तो हैं, अनिल भाई, धीरू अंबानी, और आगे उनके पोते पोतियां चल रहे हैं। वहां पे क्यों नहीं कोई कहना चाहता नीपो किड, बताइए आप। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह की बातें करनी नहीं चाहिए। अब हाँ, ये बात अलग है कि जब ऐसे बच्चे, ये बात अलग है कि अभी वीनस एंड मार्स डोमिनेटिंग इंडस्ट्री बॉलीवुड, अब ये क्वेश्चन यहाँ ज़्यादा इसलिए उठता है क्योंकि इन लोग इन्हें टीवी में देखते हैं, बाकी लोग इतने टीवी में दिखाई नहीं देते हैं। और हाँ, यहाँ पे कुछ समझदार लोग भी हैं बॉलीवुड में, जब उन्हें पता चला कि उनके बच्चों को मौके मिल गए, चल नहीं पाए और रोक दिया गया उनको, और खुद ही रुक गए, उन्होंने कुछ और कार्य करना शुरू कर दिए। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरी वो आदत है, मैं नाम लेके बात नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे क्लाइंट भी हैं हम्म। जिन्होंने अपना करियर 20 साल पहले ही 5-7 मूवीज़ के बाद ख़त्म कर दिया था, लेकिन आज 5,000 करोड़ की इंडस्ट्रीज बना के बैठे हुए हैं और दे आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड, ओके। क्योंकि वो बिजनेस के लिए बने थे। लेकिन फैमिली का माहौल देखा कि चलो भाई, मुझे भी तो एक्टर ही बनना है, पापा भी तो यही करते हैं, बन गए, वो 4-5 मूवीज निकाल दी। राइट। या पता चला कि नहीं यार, मेरा फोटे तो बिजनेस में था, और जब उन्होंने करना शुरू किया तो पता चला कि भाई वो तो बेहतरीन व्यवसाय कर सकता है। राइट। तो कई बार व्यक्ति विशेष को नहीं समझ आता है कि उन्हें एक्चुअल में करना क्या चाहिए। और अगेन, ये बहुत सारे लोगों के साथ समस्याएं हैं। कई लोग एजुकेशन इंजीनियर बन जाते हैं क्योंकि पापा इंजीनियर हैं, या घर में कोई आईएएस ऑफिसर हैं, अब वो चाहता है कि उसका बच्चा भी आईएएस ऑफिसर बने। लेकिन कई ऐसे बच्चों को मैंने सुसाइड करते भी हुए भी देखा है, क्योंकि घर से इतना बड़ा प्रेशर होता है कि बच्चों को भी आईएएस बनना है। उस बच्चे का सूर्य है ही कमजोर, तो वो बच्चा आईएएस बनेगा कैसे? और मान लीजिए कहीं ना कहीं किसी तरीके से बन भी गया, तो वो लीडरशिप हर्ष लाएगा कहाँ से? वो तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में टर्मिनेट कर दिया जाएगा, मिनिस्टरों के द्वारा दबा दिया जाएगा। आईएएस वो लोगों के लिए होगा, लेकिन उससे तो बाहर बिठा दिया जाएगा बेंच पे कि भाई बाहर बैठो 6 घंटे, फिर तुम्हारे साथ बात की जाएगी। तो जैसे कई बार हम ज्योतिष में सर्विसेज भी देते हैं लोगों को, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन, चाइल्ड एस्ट्रोलॉजी, जिसमें 10th क्लास तक की एजुकेशन एंड उसके बाद क्या प्रोफेशन रहेगा बच्चे का, तो उसको हम 5th हाउस से 10th हाउस के कनेक्शंस जोड़कर बताते हैं लोगों को कि बच्चे में ये खूबियां हैं, तो ये बच्चों का ये पैशन होगा और ये व्यवसाय बनेगा। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए एक सजेशन भी है कि किन्हीं अच्छे ज्योतिषियों से प्रॉपर विश्लेषण लेकर ये जरूर पता करें कि आपका जो बच्चा है वो भविष्य में करेगा क्या। जी, क्या एज होनी चाहिए इसकी, राइट एज क्या होनी चाहिए किसी भी बच्चे की कुंडली? जब बच्चे 9th क्लास या 8th में पढ़ रहे होते हैं, उसी समय एक बेस्ट टाइम होता है पेरेंट्स के लिए कि बच्चों की कुंडलियों का किन्हीं अच्छे वैदिक ज्योतिषियों से विश्लेषण करवाया जाए, जिससे ये पता चलता है आपके बच्चों की कुंडली में कि 5th हाउस देयर पैशन, 2nd हाउस की क्या वो सिंगिंग या कहीं साहित्य में या एक्टिंग में, 6ठा घर स्पोर्ट्स में, 11th की कहीं नेशनल लेवल की स्पोर्ट्स। कुंडली तो ये भी बता देगी आपकी कि अगर 3rd या 11th अगर बहुत पावरफुल हैं एंड अगर मंगल सूर्य का प्रभाव है, तो डेफिनेटली ऐसे बच्चे बॉक्सर बनेंगे। और अच्छे अगर बॉलीवुड में भी कोई अगर पेरेंट्स हैं, तो उनको बाद में शौक लगेगा कि भाई हमारे बच्चे ने तो बॉक्सर बनना था, लेकिन वो तो जबरदस्ती उसको एक्टर बनाते रह गए। यही तो समस्या है। वो 3 इडियट में बताया भी था ना, वो आमिर खान जी ने बड़ा अच्छा रोल दिया था कि भाई अगर सचिन जी अगर सिंगिंग कर रहे होते तो कैसे लगते थे, ये लता जी क्रिकेट खेल रही होती थी तो कैसी लगती थी। तो एक मैसेज भी हर्ष आपके थ्रू पेरेंट्स को कि बेटर है कि नहीं अच्छे ज्योतिषियों से, जब बच्चे बच्चे 12-14 साल की आयु में होते हैं, तो विश्लेषण करवा लिया जाए कि बच्चे भविष्य में करेंगे क्या। और वो बहुत कम लोग होते हैं जिनका 5th-10th कनेक्ट हो जाता है। 5th means your passion, 10th means your profession, and when they have interconnectivity, तो आप अपने पैशन को ही प्रोफेशन बनाएंगे। और जिस व्यक्ति का पैशन प्रोफेशन बन जाए, सोचिए वो तो इंसान एंजॉय करेगा और वो खुशी खुशी में काम करेगा। रात को 2 बजे भी उसको कहेंगे ना कि भाई ये काम करना है, उठ खड़ा होगा कि चलो स्टार्ट करते हैं। का वो पैशन है। यस। यस। सर मुझे ये बताइए कि जैसे मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो आपके पास क्लाइंट है, तो उनके मेन कंसर्न्स क्या होते हैं? अगर आप बता सके बिना नाम लिए भी तो चलेगा, कि इनके मेन कंसर्न्स ये होते हैं कि उनकी ये मांगे होती है, सिर्फ अगर बिना नाम लिए। ये कुछ कंसर्न बड़े खतरनाक होते हैं। जैसे कि मैंने कहा ना कि जितनी बड़ी राजनीति यहाँ पर चलती है उतनी कहीं नहीं चलती। अपनी कुंडलियां लेके कम आते हैं हम,
वो बाजू वाले की कुंडली ज़्यादा लेके आते हैं। अच्छा। ओके। तो उनके लिए ये जानना जरूरी होता है कि भाई ये मेरा कॉम्पिटिटर है, इसको कैसे डाउन किया जाए। तो उन्हें मैं काउंसिल करता हूँ। तो 10 में से 9 लोगों को काउंसिल करने के लिए मैं कामयाब भी हो जाता हूँ। उन्हें एक अच्छा मैसेज भी दे देता हूँ कि भाई खुद को बड़ा करो, अपनी लाइन को बड़ा करो। दूसरे की लाइन को छोटा करने की कोशिश करेंगे तो पुश एंड पुल एनर्जी से आप ही छोटे होंगे, आप बड़े नहीं हो पाएंगे। 10 में से 9 लोग मेरी बात मान भी जाते हैं और वो बड़े हुए भी हैं और बड़े हो भी जाते हैं। और मेरी उनके लिए यही गाइडलाइन होती है कि खुद से कंपटीशन करो, ट्राई टू नो योर सेल्फ, एंड दूसरों से मत जेलस हो। अपने आप को इतना बड़ा कर दो कि दुनिया आपको देखे कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया है। तो हर्ष 10 में से 9 लोग समझ भी जाते हैं मेरी बात। और रही बात एक आध व्यक्ति की, तो उन्हें मैं एंटरटेन नहीं करता हूँ, बाद में कभी भी नहीं करता हूँ। कभी दोबारा कंसल्टेशन लेनी भी हो, क्योंकि मेरे साथ एक तो कंसल्टेशन लेना भी बहुत डिफ़िकल्ट है लोगों के लिए, तो पहुँच ही नहीं पाते हैं मेरे पास दोबारा। क्योंकि ऐसे सिक व्यक्तियों को मैं एंटरटेन करता ही नहीं हूँ, क्योंकि उनको डॉक्टरी इलाज चाहिए।